गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम कक्षा 10 में पहला पाठ हमारा चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे, जिसमें से आप योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो है क्लास कंप्लीट हो चुका है, उसके वीडियो अपलोड कर दिया गया। और चूँकि ब्लैक बोर्ड वगैरह का सारा व्यवस्था करना था, तो इसीलिए जो है वो 2-3 दिन से वीडियो हमारा अपलोड नहीं हुआ, तो इसीलिए अब जो है रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो ये आज है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो अगला प्रकार है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब उसमें पहले हम चर्चा करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। अब जैसा कि नाम है क्षेपण माने बाहर निकालना, ऊष्माक्षेपी मतलब जब कोई दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, तो आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करते हैं आपस में, तो ऐसे पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तीर के इधर जैसे ये उदाहरण हमारा है, तो इसमें ये क्या है, अभिकारक है, दोनों मीथेन है और हमारा ऑक्सीजन है। उत्पाद हमारा बन रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है, उसके साथ साथ हीट अर्थात ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों हैं अभिकारक। अभिकारक अभिकारक मतलब वे पदार्थ जो आपस में क्रिया करें, और उत्पाद अभिकारकों की क्रिया से जो पदार्थ हमारे बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये हमारा अभिकारक यहाँ दो हैं, एक है पहला है हमारा CH4 मतलब मीथेन, और दूसरा अभिकारक हमारा है यहाँ पर ऑक्सीजन। और अभिकारक से हमको जो उत्पाद मिल रहे हैं, उत्पाद दो हमको मिल रहे हैं। पहला है ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं, स्पेस का शॉर्टेज है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O तो सभी आप जानते हैं क्या है, जल है। अब ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, गर्मी के रूप में भी निकलती है। ऊष्मा आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब ऊष्माक्षेपी को हम पहले अच्छी तरीके से समझते हैं। ऊष्माक्षेपी देखिए परिभाषा है, आप जूम कर उसको वीडियो पास कर भी इसको लिख सकते हैं। सबसे सिंपल परिभाषा में देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के साथ साथ अभिक्रिया भी के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात वह क्रिया जिसमें अगर हम किन्हीं दो पदार्थों को क्रिया करा रहे हैं अभिकारकों से, और उत्पाद कोई बन रहा, तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त हो, मतलब ऊष्मा निकले, तो उसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी आगे जब हम ऊष्माशोषी पढ़ाएंगे, सीधे इसका अपोजिट होगा वो, कि उसमें हमको अभिकारक को तोड़कर उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो ऊष्मा उसमें अवशोषित होगी, वो ऊष्मा का अवशोषण करेगी। स्टार्ट। तो देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बने, उत्पाद के साथ साथ जो है ऊष्मा भी मुक्त हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं, एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो अगर अभिकारक से उत्पाद जब बन रहा है और उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी अर्थात हीट भी मुक्त हो, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं। इसमें सबसे सिंपल उदाहरण इसलिए हमने आपका लिया है मीथेन का ऑक्सीजन से क्रिया। तो मीथेन का सूत्र है, आपका जानते हैं, मीथेन हाइड्रोकार्बन होता है, इसका सूत्र क्या है, CH4। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैसिस कहते हैं कि मार्सी एरिया वैसे स्थानों को कहा जाता है। मार्सी एरिया माने दलदली क्षेत्र। तो ज़्यादातर ये सीवेज टैंक में और दलदली क्षेत्रों में ये गैसें निकलती हैं, बहुत हानिकारक गैसें होती हैं। इसी गैसों के नाते बहुत सारे लोग सेप्टिक टैंक में मारे जाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम मार्स भी गैस है, क्योंकि ये दलदल में उगता है। तो जब मीथेन यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो आपको हम बताए थे पहले भी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण जो है, उसमें तीर के इधर बाएं तरफ जो हमारी तरफ है, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक मतलब आपस में क्रिया करने वाले।
अब अभिकारक के आपस में क्रिया करने के बाद इस तीर के उस पार, एरो के उस पार जितने भी हमारे पदार्थ बनेंगे, चाहे एक, चाहे दो, चाहे तीन, वो सब क्या होंगे? उत्पाद होंगे। तो यहाँ हमारे अभिकारक दो हैं। पहला अभिकारक हमारा है मीथेन और दूसरा अभिकारक हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। तो जब मीथेन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो दो पदार्थ बनते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा H2O माने जल बनता है। लेकिन इनके साथ साथ एक चीज और होता है, केवल पदार्थ ही नहीं बनते हैं, इन दोनों के बनने के उत्पाद अर्थात CO2 और H2O के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है। तो सीधी शब्दों में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बने और उत्पाद से के साथ ऊष्मा भी मुक्त हो, उसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। कि अभिकारक से उत्पाद बने और उत्पाद बनने के साथ साथ केवल उत्पाद ही ना बने, उसमें हीट अर्थात हीट का प्रोडक्शन हो, ऊष्मा की उत्पत्ति, ऊष्मा भी हो। जैसे आप देखते हैं, पानी को हम गर्म कर देंगे तब वो उबलता है, लेकिन आप चूना पत्थर लाएंगे तो उसमें पानी डाल देंगे तब भी उबलने लगेगा, क्योंकि वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, क्योंकि ये इनसे 5 नंबर बक्का है। पहला आपके एक पहले चैप्टर से रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण से 5 नंबर आएंगे, ये निश्चित रूप से। और ये जो 6 प्रकार की हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं, योगात्मक, प्रतिस्थापन, जो पहले ही आपको हम लोड कर चुके हैं, इन सब में से 1-2 जरूर आएगा, वियोजन या ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा अवशोषी। तो इसमें ऊष्माक्षेपी दो पदार्थ आपस में क्रिया करें। अभिकारक है यहाँ मीथेन और ऑक्सीजन। क्रिया करने पे दो पदार्थ बने, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो अगर इसमें ऊष्मा मुक्त नहीं होती तो ये सामान्य रासायनिक अभिक्रिया होती, लेकिन अब इसमें ऊष्मा भी निकल रही, उत्पाद बन रहे हैं दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, उसके साथ ऊष्मा भी मुक्त हो रही है। तो इसीलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा को निकालती है, बाहर करती है, तो इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी कहा गया। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो है ऊष्माशोषी। नाम से ही इंडिकेट है जो ऊष्मा को शोषण करे, मतलब अवशोषित कर ले, सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो मतलब जिसको ऊष्मा देनी पड़े, अभिकारक को ऊष्मा देनी पड़े तब उत्पाद बने, तब उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप लगभग समझ गए होंगे, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताइएगा, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में, हर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, उत्पाद बनेगा। संख्या अभिकारक या उत्पाद की कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब अभिकारक क्रिया करें, उत्पाद बने, उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त हो, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन जब अभिकारक को ऊष्मा देकर उत्पाद बनाना पड़े तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो इसको आप समझ गए होंगे। हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम फिर से बताते हैं जी। देखिए, सीधे दोनों को एक एक लाइन में पहले समझ लीजिए। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें हम अभिकारक की क्रिया कराएं और क्या बने? उत्पाद बने, उत्पाद के साथ ऊष्मा भी मुक्त हो, गर्मी मुक्त हो, ऊर्जा मुक्त हो। तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी, जो क्रिया करके ऊष्मा को बाहर निकाले। लेकिन अब दूसरा जो है ऊष्माशोषी, जैसा कि नाम है ऊष्माशोषी, ऐसी रासायनिक क्रियाएं जो ऊष्मा को शोषित करें, खींच लें, समझ रहे हैं? तो उसमें मुक्त हो रहा था, लेकिन इसमें हमको अपने पास से देना पड़ेगा, उसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त हो रही है। यहाँ हम अभिकारक को जब ऊष्मा देंगे तब वो टूटेगा, तभी उत्पाद बनेगा। तो इसलिए इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया में। तो हम इसकी परिभाषा आप देखिए, इसको लिखने के लिए आप उसको वीडियो पास कर आप रोक सकते हैं, और आपको बहुत लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आधी चीज़ें वैसे समझ में आकर पूरी तरह याद हो जाएंगी। तो आपको कम से कम लिखना पड़ेगा, और इस चैप्टर से 5 नंबर निश्चित आएंगे। 2 रासायनिक अभिक्रियाएं निश्चित आएंगी, उसमें समीकरण नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई डेफिनेशन का। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त करने के लिए अभिकारक को ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्यों देनी पड़ती है? पिछले में तो ऊष्मा अवशोषी
ऊष्माक्षेपी में क्या था कि ऊष्मा मुक्त हो रही थी, उसको देनी नहीं पड़ रही थी, अभिकारक क्रिया कर रहे थे, उत्पाद बन रहा था, तो उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त हो रही थी। लेकिन इस उसका जस्ट अपोजिट होता है ऊष्मा शोषी। इसमें हमको उत्पाद बनाने के लिए पहले अभिकारक को अब ऊष्मा देनी पड़ती है, तब यह उत्पादों में टूटता है। तो इसमें ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब अवशोषण होता है, इसको ऊष्मा दी जाती है, उसमें से ऊष्मा निकलती थी, लेकिन इसमें ऊष्मा कंज्यूम होती है, इसको ऊष्मा दी जाती है, यह ऊष्मा को अवशोषित करता है, तभी ये टूट पाता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, इसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट आपका जो है, इसको चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर जिसको कहा जाता है। जब इसको हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देखिए दे रहे हैं, हीट, ये त्रिभुज का जो डेल्टा का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है हीट करना, गर्म करना, ऊष्मा प्रदान करना। तो जब इसको हम ऊष्मा देते हैं तो ये देखिए CaCO3 किस रूप में रहता है, देखिए Ca है और इसमें CO3 है, तो O3 को हम ऐसे देखिए, 3 को 3 ऑक्सीजन है, इसको हम 2 और 1 के रूप में लिख देते हैं। अब देखिए जब 2 और 1 तो 2 1 3 हो गया ऑक्सीजन ना, तो यही ऑक्सीजन क्या होता है, यह ऑक्सीजन जो है, यह CO2 ऐसे इसमें से रिमूव हो जाता है और यहाँ आके बन गया, बचा यहाँ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट में Ca और O केवल बचा है। हमने इसमें केवल क्या किया है, यहाँ जो ऑक्सीजन 3 लिखे हैं उसमें से हम इनको 2 प्रकार से, जैसे 3 को हम 2-1 के रूप में लिख सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ हमने ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन को 2 को अलग कर लिया है, 1 को अलग कर लिया है। अब जब 2 को अलग कर लिया तो एक कार्बन यहाँ जो मौजूद है, इसके साथ ये देखिए CO2 सर्कल कर दिए, तो ये CO2 बाहर निकल गया और बचा क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम पे डबल प्लस होता है, ऑक्सीजन पे डबल माइनस होता है, तो ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड आप होता है जानते हैं, कली चूना, क्लाइम, जो चूना हम लेके आते हैं और जिसमें पानी डाल देते हैं तो देखिए उबलने लगता है, तो फिर बुझा चूना तैयार होता है जिससे पुताई उताई की जाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन कब, उत्पाद के साथ यहाँ ऊष्मा मुक्त नहीं हो रही है, इसमें अभिकारक क्या है हमारा, एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, अर्थात ऊष्मा का इसमें अवशोषण होता है, ये ऊष्मा लेती है रासायनिक अभिक्रिया। तो जब इसको हम गर्म करेंगे, मार्बल को, चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये 2 में किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ देखिए अब ऊष्माक्षेपी का सीधे अपोजिट क्रिया हो रही है, उसमें अभिकारक क्रिया कर रहे थे, उत्पाद बन रहा था, उत्पाद में ऊष्मा भी मुक्त हो रही थी, लेकिन इसमें अभिकारक को हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, तभी वो उत्पाद में टूटता है। दूसरा उदाहरण भी इसीलिए लिख दिया है, ये पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट का देखिए यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल हमने लिया है, 2 अणु लिए हैं, इसको भी जब हम ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं, तो 2KCl + 3O2 अर्थात 2 अणु पोटेशियम क्लोराइड के बनते हैं और 3 अणु किसके बनते हैं, ऑक्सीजन के, इसको भी ऊष्मा देनी पड़ रही है। अब सीधे सीधे समझ लीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, लेकिन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में हमको ऊष्मा देनी पड़ती है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्षेपण हो, मतलब ऊष्मा बाहर निकले, उत्पाद के साथ मुक्त हो, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमको रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद प्राप्त करने के लिए ऊष्मा देनी पड़े, इसमें मुक्त नहीं होती है, इसमें हम अभिकारक को जब ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तभी उत्पाद हमको प्राप्त होगा। अब इसमें सारा चीजें महत्वपूर्ण है बेटा, हमको सूत्र का ज्ञान होना चाहिए, और ये सूत्र जो है कि कैसे कौन जुड़ता है, किसकी संयोजकता कितनी होती है, तो इसके लिए SPDF थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और इसके बेसिक्स का मैं वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सूत्र तो 9 में ही ये सारी चीजें, संयोजकता और SPDF थ्योरी और कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, तो संयोजकता से ही हम किसी आयनों की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से सूत्र बना सकते हैं। तो संयोजकता का चैप्टर जो कि बाद में रहता है, लेकिन हम इसका एक विशेष वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पहले बेसिक्स बनाएंगे कि कैसे आप बिना रटे आसानी से जो है इसको सूत्रों का निर्माण कर सकें। तो पहले आप
एक काम करें, 1 से 30 तक का प्रमाण क्रमांक पूरी तरह याद कर रहे हैं, फिर हम 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर हम आपको तत्वों की संयोजकता और तत्वों से यौगिक कैसे बनता है, इसको ये बहुत आसानी से आप समीकरण को बनाना सीख जाएंगे। तो ये ऊष्मा शोषीय क्रिया और इससे पूर्व ऊष्मा क्षेपीय क्रिया की हम व्याख्या कर चुके हैं। इसमें भी जो चीज़ें आपको ना समझ में आएंगी तो इसमें हम और 2 ही उदाहरण दिए, इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में हमारी टिप्पणी कीजिए और उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये वित्तविहीन के नाते हम जिसमें बेचारों बच्चों का, स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लास ना चल रहा है ना ऑफलाइन क्लास चल रहा है और 1.5-2 साल से कोरोना में उनकी ये बर्बादी हो गई। तो इसीलिए विद्यार्थियों के नाते ही हमने ये व्यवस्था की कि जो है इनका क्लास कम से कम 10th वालों और 12th वालों का वो लोड होता रहे, और 12th का हम वीडियो लोड नहीं कर पाए हैं, उसके लिए अब यही सब अरेंजमेंट कर रहे थे, उसको भी जल्दी हम लोड किया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी समझ गए होंगे। फिर एक लाइन में सुन लीजिए, ऊष्मा क्षेपी मतलब वह क्रिया जिसमें क्रिया के बाद उत्पाद बने और ऊष्मा मुक्त हो उसमें से, तो वह ऊष्मा क्षेपी क्रिया होगी। लेकिन ऊष्मा शोषी में क्या होगा कि हमको अभिकारक ऊष्मा देनी पड़ेगी, इससे निकलेगी नहीं, इसको देनी पड़ेगी, तब उस जानते हैं क्या होगा, तब उत्पाद का निर्माण होगा। इसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म किए तब उत्पाद हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किए तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना। तो हम आशा करते हैं कि विद्यार्थी सब समझ गए होंगे। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, आप पुनः मुझसे प्रश्न कीजिएगा, वो फिर से मैं एक बार वीडियो लोड करूँगा, तो बार बार इसमें और उदाहरण की आवश्यकता होगी और देंगे। लेकिन हम पहले आपको बेसिक्स समझाएंगे कि सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, उसका अगला वीडियो हम पहले उस पर ही लोड करेंगे, क्योंकि 9th में सभी लोग गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। इसी नाते जो 9th में बेसिक्स चीज़ें हैं वो ना जानने के नाते हम नहीं समझ पाते हैं, सूत्र क्यों रट लेते हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार सूत्र नहीं याद रहेगा तो आपके मैथ के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। तो इसी में जब इसमें संयोजकता आपको नहीं पता रहेगा, प्रमाण क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर तत्वों का नहीं पता है तो आप सूत्रों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं पता चलेगा किसकी संयोजकता कितनी होती है, कौन किससे जुड़ेगा, कौन से आयन बनते हैं। तो इसका भी हम बेसिक्स का वीडियो लोड करेंगे, सब आपको क्रमबद्ध रूप से सबसे आसान तरीके से आप समझेंगे। तो इसमें जिसको भी पास ये पहुंच रहा हो, हाई स्कूल के मेरे विद्यार्थी हैं जो सभी विद्यालय के और सिकराबरगा के और जो सिरौता के, तो अन्य भी जो बनपट्टी ब्लॉक के जितने भी विद्यार्थी हैं, जहाँ तक ये पहुँच सके तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, कम से कम उनकी जो है पढ़ाई बाधित ना हो। क्योंकि अब की बार देखिए कोरोना से प्रमोट हुए हैं, लेकिन अब की बार परीक्षाएं होंगी 2022 की, और इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। और क्रमबद्ध रूप से अब हमारा वीडियो लोड होता रहेगा। अगला हम टॉपिक जो है इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं अगले में खत्म हो जाएंगी, और फिर उसके बाद इसमें हम जो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका मैं बोर्ड में बार बार आने वाले उसका मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर आपको उसमें बेहतर उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक थैंक यू, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें जो ना किया हो, और उसको शेयर करें और लाइक करें, जिससे आपके इन सब कार्यों से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो हम और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू।